बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ पहलुओं पे हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट ने बिल पास किया और उसके बाद गैर जमाती बुनियादों पर ये इलेक्शन करवाने की बात की जा रही है। फिर सोहेल आफरीदी जो CM KP के हैं, उनकी बानी PTI से मुलाकात ना करवाना अदालती फैसले के बावजूद, ये किसके हाथ में है और मुलाकात क्यों नहीं हो रही। और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं कि वो कहते हैं काबीना के लिए मुशावरत करनी है। उसके साथ साथ TLP के हवाले से बात की जाएगी कि जत्थों की सियासत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में आम आदमियों का और सरकारी अमलाक का जो नुकसान होता है और जो अमवात होती हैं उसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हर 2-3 साल बाद ये जत्थों वाला जो सिलसिला है उसने इस मुल्क में लोगों का नाक में दम कर दिया है। और हमने देखा TLP को वफाकी काबीना ने कल शाम को बैन कर दिया। और अब होगा क्या आइंदा भी ऐसे कोई भी जत्थे लेकर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर सकेगा, किसी एम्बेसी की बात कर सकेगा, किसी जगह पे भी मामला कहीं का जहाँ पे अमन के जश्न मनाए जा रहे हैं और यहाँ पर जत्थे लेकर एम्बेसी के सामने मुजाहरे की बात की जा रही है। उसके अलावा हम बात करेंगे बलूचिस्तान में यानी कि जो हालात हैं, लेकिन बैरून अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट UK में एक जाली जिसे कहते हैं ना कि बलोच मुजाहरा किया गया और उसे जिसे कहते हैं ना जहरी के नाम से चंद किराए के लोग जो मेमोरी स्टडी सेंटर के तहत जो कि एक रॉ के एजेंट की बनाई हुई है, मुसाद के एजेंट्स उसके अंदर शामिल हैं, वो एक एक्सपोज हुआ मुजाहरा जो कि वहाँ की एक जर्नलिस्ट हैं, लोकल जर्नलिस्ट UK की सफीना खान, उन्होंने एक्सपोज किया उसको। उस पर बात की जाएगी। उसके साथ साथ पाकिस्तान को जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, ख़ास तौर पर इंडिया की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने गो के बयान दिया है कि मोदी को कह दिया गया है कि पाकिस्तान से नो मोर वॉर, लेकिन क्या हालात हैं क्योंकि इस वक्त नेवी को आजमाने की कोशिश करेगा भारत, ये कहा जा रहा है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ शामिल हैं शुमाइला राना साहबा जो कि MNA है और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला साहबा। जी वालेकुम सलाम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुमाइला साहबा ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जो बल्दियाती गैर जमाती इंतखाबात और जो बिल आप लोगों ने पास किया पंजाब के हवाले से, ये गैर जमाती क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी सलाहियतों पे कोई शक है? ये एक जिसे कह सकते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन बात हो रही है कि गैर जमाती कराने का मकसद यही है कि वो पॉपुलैरिटी के हवाले से जो बातें होती हैं उसको काउंट नहीं किया जाएगा और उसके बगैर ही इंतखाबात हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जमहूरियत का हुस्न है, द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी ये होती है कि जहाँ पे आम इंसान की जो है वो शराकत हो सिस्टम के अंदर, और वो उसी तौर पे ही उसी सूरत ही मुमकिन है कि आप लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो करवाएं और आम जो आवाम की आवाज़ है वो लोकल सतह के ऊपर बल्दियात के अंदर भी पहुँचे। तो मैं ये समझती हूँ कि जो पावर शेयरिंग है वो जब तक ग्रास रूट लेवल तक नहीं होगी उस वक्त तक जो मुआशरा है और मुल्क है वो तरक्की नहीं करता। नो डाउट, ठीक है। अब मामला ये है कि आप कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि लोग समझते हैं कि शायद हम बल्दियाती इलेक्शन की राह में रुकावट हैं या हमने उनको पोस्टपोन करवाया है। बात यह है कि जब आपको शायद याद हो जस्टिस गुलजार साहब की एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ का जो ऑर्डर था उसको स्ट्राइक डाउन किया, जिसमें कि इन्होंने कहा क्या कि बल्दियाती इलेक्शन की डिले के लिए अब उन्होंने उस टेन्योर को भी पूरा किया उसके अंदर, और एक बड़ी डिटेल जजमेंट आई जस्टिस गुलजार साहब की। ये डिले और ये टैक्स ये उस वक्त कानून लेकर आए थे। ये इसको डिलेइंग टैक्स तो तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू हुई थी, उसके बाद फिर ये हुआ कि शुमाइला साहबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर तमाम जमहूरी हुकूमतें, मैं जमहूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जमहूरियत का हुस्न है बल्दियाती निज़ाम जिस तरह आप बयान कर रही थी, लेकिन तमाम जमहूरी हुकूमतें पाकिस्तान की तारीख में बल्दियाती इंतखाबात या निज़ाम को राइज नहीं कर सकी और इंतखाबात नहीं करा सकी जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स ना हुए या उनकी तरफ से इंटरवेंशन ना हुई। देखिए, इसके ऊपर ये बात मैं समझती हूँ कि मुझे दूसरी हुकूमतों का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी हुकूमत के बारे में बात करती हूँ जो हमने इलेक्शन एक्ट पास किया। देखिए, वो इलेक्शन एक्ट पास हुआ है, वो रूल्स अभी बनने हैं।
رولز ابھی بننے ہیں جس کے اندر بہت سی آئینی ماہرین قانونی ماہرین جو ہیں اس پہ بیٹھیں گے، اور یہ چیزیں جو آئین کا آرٹیکل 140 سب کلاس 1 وہ واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں پروونشل گورنمنٹ وہ اپنے رولز خود بناتی ہیں۔ اچھا جی، اگر الیکشن ایکٹ پاس کر لیا تو یہ تو آئین کہتا ہے کہ مقامی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے رولز خود بناتی ہیں، تو ابھی الیکشن ایکٹ پاس ہوا ہے، ابھی رولز نہیں بنے، اور یہ ایکٹ پاس کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کی ریزن کوئی خدا نخواستہ کوئی بدنیتی یا اس کو ڈیلینگ ٹیکس کے طور پہ نہ لیں، اس کو اس طرح سے لیں کہ دیکھیں یہ ایک چھوٹے لیول کا یونین کونسل سے لے کر یہ ضلعی سطح کا الیکشن ہوتا ہے، اس میں تحصیل انوالو ہوتی ہیں، سٹیز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹس ہوتی ہیں، اب نئے ڈسٹرکٹس بنے ہیں ان کا، اور آباد کاری بڑی ہے، لوگوں کے ووٹس جو ہیں وہ ابھی پراپر طریقے سے حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں، تو اگر یہ سب چیزیں حکومت اپنے جو انتظامی امور دیکھتے ہوئے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور الیکشن ایکٹ پاس ہوا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ نہیں شمائلہ صاحبہ، غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو جمہوریت کا حسن ہے۔ غیر جماعتی کیوں کروا رہے ہیں؟ غیر جماعتی سے ایک اعتراض ہے جی، میں اس پہ آ رہی ہوں جی۔ دیکھیں اس پورے الیکشن کے اندر ایک جج انہوں نے قانون لے کر آئے تھے تحریک انصاف والے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ای ووٹنگ سسٹم جو ہے نا وہ رائج ہو یہاں پہ، صحیح۔ اب الیکشن کمیشن کے تحفظات ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ نہ تو آپ نے اس کی تیاری کی، نہ آپ نے الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر کوئی تربیت دی اس کے عملے کو، اور نہ ہی آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ اس کو جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جائیں۔ تو میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے یہ کہا کہ الیکٹرانک کی جگہ اگر بیلٹنگ کے اوپر بھی جس طرح سے پہلے ہوتا ہے اس پہ الیکشن اگر ہو تو ہمیں کوئی اعتراض کسی کو بھی نہیں ہے۔ ابھی نہ ہی ابھی پاکستان اتنا کیپیبل نہیں ہوا، پوری دنیا میں چند ممالک ہیں جہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے، بہت سے ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پہ بیلٹ پیپر یوز ہوتا ہے، ابھی بھی یوز ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعتی اور غیر جماعتی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پڑھی ہوگی یا آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اس میں بھی واضح طور پہ آئی تھنک 192 اس کے اندر اب مجھے اس کے اوپر نا یاد نہیں ہے وہ ایگزیکٹ اس کی ججمنٹ کا، بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ججمنٹ پاس ہوئی کہ اب جماعتی الیکشن ہوں گے، تو یہ چیزیں قبل از وقت ہیں کہ غیر جماعتی ہے یا جماعتی ہے، یہ سب جو الیکشن ہے وہ جماعتی اس حیثیت سے ہوں گے، اور ہر کینڈیڈیٹ کو یہ حق ہوگا حاصل ہوگا، ہر کینڈیڈیٹ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا الیکشن لڑے، آزادانہ لڑے، اور اس کو شفاف ماحول مہیا کیا جائے۔ اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ الیکشن جو ہے وہ کب کروائے جائیں گے، اور الیکشن جو ہے وہ شفاف ہونے چاہیے، اس کے اوپر ہماری دوسری کوئی رائے نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت کی کوئی خدا نخواستہ بدنیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن ہوں گے اور جو پاور شیئرنگ ہے وہ گراس روٹ لیول تک منتقل ہوگی۔ بالکل ایسا ہم نے کیونکہ جو غیر جماعتی ہوتے دیکھے وہ ہم نے ڈکٹیٹرز کے دور میں ضرور ہوتے دیکھا، ہم نے کسی جمہوری حکومتوں کے اندر یہ چیز ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ابھی بھی دیکھیں گے کہ آپ کی توقعات کے اوپر قوم کی توقعات پہ پورا ہو فار دا بیسٹ۔ اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو سی ایم کے پی کے ہیں، نئے نو مولود سی ایم کے پی کے کی بات کروں سہیل آفریدی، ان کو بانی پی ٹی آئی سے ملوانے میں قباحت کیا ہے؟ کون رکاوٹ ہے؟ دیکھیے رکاوٹ کوئی نہیں ہے، ان کی انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات بھی ہوگی، اور پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی آئی ہیں، ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے بانی سے ملتی آئی ہیں، ان کی سسٹرز ملتی رہی ہیں، ان کی بیگم نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہوئی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں اور جس صوبے میں ان کی حکومت ہے وہاں پہ شدید ہائی سیکیورٹی الرٹ ہے، اور اگر سیکیورٹی کی بنا پہ بانی کے ساتھ ملاقات پہ اگر کوئی پابندی ہے تو یہ ایک انتظامی امور ہے، اس کے اندر نہ تو لیکن سی ایم پنجاب کا رول ہے۔ شمائلہ صاحبہ بانی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، وہ کے پی کے میں قید نہیں ہیں، اور سیکیورٹی کے ایشوز کی بات میں کر رہا ہوں تو سیکیورٹیز کے ایشو جو ہے وہ تو کے پی کے اندر ہے، ملاقات سے اس کا کیا تعلق؟
وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن ہم کسی بھی چیز میں رسک نہیں لینا چاہتے، اور عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کے آگے ہم منوعن تسلیم کرتے اس ہیں، کے باوجود نہیں ملوایا اللہ گیا. تعالیٰ ان کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن اپنی ساری نالائکیاں اور اپنے سارے جو ہے نا معاملات وہ اس ملاقات پہ مت ڈالیں. اگر عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا وہ ہے، کابینہ نہیں اور بنا رہے، وہ کہتے ہیں ان کی مشاورت کے عمران بغیر خان نہیں بن سکتی. دیکھیں بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے ملاقات کر کے سہیل آفریدی کو نامزد نہیں کیا تھا، چٹھیوں کے اوپر ہی پیغام آئے تھے نا ان کو. تو اسی طرح کے پیغامات جو اب بھی آ سکتے ہیں، اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے پیغام دیا گیا تھا. جی آپ کو ابھی بھی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ کو چناؤ ہوا ہے، آپ اپنی کابینہ تشکیل دیں، آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کریں، آپ انفراسٹرکچر بہتر کریں، آپ ایجوکیشن پہ کام کریں، آپ ہیلتھ پہ کام کریں. یہ ساری پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے. اگر وہ ابھی اس آس پہ بیٹھے رہیں گے کہ ہمیں جی کیا یہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں، یہ وزیر اعلیٰ ہیں اور آئی تھنک کہ اتنے کیپیبل ہوں گے تو ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، تو یہ اپنی کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ شمالہ صاحبہ، بانی کی مشاورت کے بغیر وہ کہتے ہیں ہم کیبنٹ بنا ہی نہیں سکتے. نہیں، کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ کسی آئین میں لکھا ہوا ہے. نہیں، ان کے جو آرگومنٹس ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر تو یہی آتا ہے بات کہ بانی جو وہ آرگیومنٹ کرتے ہیں نا، وہ عوام کی فلاح دیکھیں، عوام کی عز دیکھیں، وہ اپنی عظمت دیکھیں، وہ اپنی کرسی پکی کرنے کے چکر میں نہ رہیں، وہ عوام کی آسانی دیکھیں. خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج نے سر اٹھایا، وہاں پہ بھارتی پراکسی وار جو ہے وہ افغانیز کی وہ استعمال ہوئی جگہ، سرزمین، ہو رہی اور ہے، ہمارے خلاف ہوئی نہیں، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، روزانہ اور کی ہمارے بنیاد پہ خلاف جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں. فتنۃ الخوارج جو ہے اس نے سر اٹھایا ہوا ہے. جی جی اور ہمیں اندرونی اور بیرونی خدشات ہیں، اور ہم اس خلفشار کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ دن بدن کامیابیاں مل رہی ہیں. تو میں یہاں پہ یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنا فوری طور پہ ان کو تشکیل دینی چاہیے، اپنی کابینہ کو تشکیل دیں، عوام کی فلاح بہبود کے لیے سوچیں، جیسے مریم نواز شریف کام کر رہی ہیں، جس طرح پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں دن رات، ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی عوام کے لیے کام کریں. اچھا شمالہ صاحب، یہ بتائیے کہ جتھوں کی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور ہمارے پاکستان کے مستقل جسے کہتے ہیں نا شہروں کو بند کیا جاتا رہا، کنٹینرز لگتے رہے، کنٹینر سٹی ان کا نام پڑ گیا. آپ سمجھتی ہیں جو جانی و مالی نقصانات ہوتے رہے اور جتھوں کی سیاست ہوتی رہی پاکستان کے اندر، ٹی ایل پی کا بین جو ہونا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے؟ دیکھیں، جس بھی جو تحریک ہوتی ہے اس کے اندر جب خون شامل ہوتا ہے تو وہ سیاسی تحریک نہیں ہوتی. اور سیاسی لوگوں کے آپ نے دیکھا بہت کڑا وقت نواز شریف پہ آیا، بے نظیر بھٹو پہ مشکل دور آیا، لیکن ہمارے بڑے پرامن جلسے اور جلوس ہوتے تھے، ہمارا احتجاج کا طریقہ اور ہوتا تھا. بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، یہ ایک پلان کے تھرو یہ لوگوں کے سر کچل کر اور اپنی اس کو آبیاری دینے کے لیے اپنی ہیلو جی شمالہ صاحبہ جی، آواز آ رہی ہے مجھے. جی، یہ اپنی تحریک کو چمکانے کے لیے اس میں خون ڈالتے ہیں. پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن شمالہ صاحبہ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے ان جتھوں کو اپنے سیاسی ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے اوپر. نہیں، سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، ہم نے تو بالکل ٹی ایل پی کو کبھی استعمال نہیں کیا. ہم تو ڈے ون سے کہتے ہیں، ہمارا تو اختلاف ہی یہی تھا. انہوں نے جب دھرنے دیے ہیں، انہوں نے جب میں ایک جو ایکس آفیسر کی وہ رائٹ ہینڈ بنے تھے تو ہمیں تو اس سے بھی اعتراض تھا ان پہ. اور دوسری بات ہے، پاکستان میں نہ جتھائزم، پاکستان میں بلوہ آرائی، پاکستان میں جو ہے وہ ریاست کے اوپر جو اٹیک کرنا، چند گروہ مل کر آپ اسلام آباد پہ دھاوا بول دیں، آپ عسکری تنصیبات پہ دھاوا بول دیں، یہ اب اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت یہ کارروائی ہوئی ہے. پنجاب حکومت نے
वफाक को लिखा कि इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, और वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। और मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार अपने ही लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शुमाइला राना साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, हम लेंगे वक्फा, उसके बाद अपने प्रोग्राम के दूसरे मेहमान के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। लंदन में भारतीय प्रॉक्सीज बेनकाब और जाली बलूचिस्तान का मुजाहरा जो है वो पकड़ा गया। लंदन बेस एक सहाफ़ी हैं सफीना खान, जिन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एक, जिसे कह सकते हैं ना कि जाली बलूचिस्तान के हवाले से इंडियन प्रॉक्सीज का मुजाहरा पकड़ लिया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं था कि वो किस पर्पस के लिए मुजाहरा कर रहे हैं और वो लोग कौन हैं जिनकी तस्वीरें उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं। बलूचिस्तान के वेयर अबाउट से वो वाकिफ नहीं थे, पैदल थे, माजरत कर करके मुंह छुपाते रहे। हमारा साथ दे रही हैं सब प्रोग्राम में सफीना खान साहिबा, यूके से बराह रास्त हैं वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम सफीना, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बस आपकी दुआएं। ये बताइएगा कि ये जाली मुजाहरा जो आपने एक्सपोज किया और ये बेहतरीन काम किया भारत की प्रॉक्सीज और हज़ारसराई जो पाकिस्तान के खिलाफ वो पूरी दुनिया में कर रहा है, और ये मेमरी एक स्टडी सेंटर के तहत आपको पता है कि मुसाद और रॉ का नेटवर्क है जो बलूचिस्तान सब्जेक्ट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। क्या वाकया था, किस तरह आपने एक्सपोज किया इनको? थैंक यू। मैं वहां पर, क्योंकि मुझे पता चला वहां पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। हम हमेशा जाते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट अगर पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा हो हम वहां जाते हैं, कवर करते हैं। हमारा मकसद होता है वहां जाना, सुनना कि क्या वाकई वो चीजें जेन्युइन हो भी रही है, ये नहीं हो रही। उसी वजह से मैं वहां पर गई हूँ। मैं जब वहां पर गई हूँ तो 15-20 लोग होंगे जो एक लाइन में खड़े किए गए थे। मैंने जाके उनकी पहले फोटोज बनाना शुरू की है, और उन्होंने कुछ तस्वीर पकड़ के रखी हुई थी, और डेफिनेटली जब मेरा कैमरा जाता था तो वो मुंह छुपा लेते थे। तो मैंने उनसे फिर सवालात करना शुरू किए कि जो आपने पोस्टर पकड़ा हुआ, मैंने कोई उनको ऑकवर्ड नहीं किया, क्योंकि देखिए अगर मैंने कोई बैनर पकड़ा हुआ है तो मुझे उस चीज के बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि ये शख्सियत कौन है और किस पर्पस के लिए आप खड़े हुए हैं। जी, तो वो जब मैंने उनसे सवालात करना शुरू किए तो वहां पर एक उनकी लीडर थी जो प्रोटेस्टर्स की, वो सामने आ जाती थी और वो कहती थी क्या ये अलाउ नहीं कर रहे हम बात करने के लिए। तो मैं कहती थी ये प्रोटेस्टर्स है, हम यहाँ आपकी आवाज सुनने के लिए आए हैं, आपके जो मुतालबात है वो दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं, तो आप बोले। तो उन लोगों को पता नहीं होता था कुछ भी, उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको उर्दू समझ नहीं आ रही थी। तो वो ऐसे लग रहा था कि ना वो बलोचिस्तान से हैं ना वो पाकिस्तान से हैं, किराए के टट्टू, कितने से हैं, किराए के टट्टू हैं। बल्कि वहां पर कुछ नौजवान जो खड़े किए गए थे उनके कानों में बालियां भी थी, और जब वो एक्सेंट बोल रहे थे इंग्लिश का, देखिए हम पाकिस्तानियों को अपना एक इंडिविजुअल एक्सेंट है जब हम कुछ बोलते हैं, वो ज्यादातर इंडियन ही लोग थे जी, और उनका एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जब वो बोल रहे थे तो वो एक्सेंट से पकड़ा जा रहा था। डेफिनेटली मैंने उनकी आइडेंटिफिकेशन तो नहीं देखी थी, लेकिन उनको किसी भी चीज का पता नहीं था। जिन बच्चों की तस्वीर उठाई हुई थी, मैंने उनसे देखे सवाल किया कि ये बच्चा कौन है, वो कहते मुझे नहीं पता लेकिन बलोच ही होगा। मतलब उन्होंने खुद से ही एनालिसिस कर लिया कि ये बच्चा जो हमने उठाई हुई है पिक्चर, ये बलोच ही होगा। मतलब वो कंफर्म नहीं थे, क्योंकि उनको पकड़ाई गई थी तो वो बोल रहे थे मुझे नहीं पता ये बच्चा कौन है। तो मैंने कुछ मेड अप नहीं किया है, मैंने वही दिखाया जो वहां पर खड़े जो रेंट अप प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने बोला। तो उसके बाद बल्कि मेरे पे फिजिकली अटैक भी किया गया। मेरा जी, आपसे मोबाइल छीनने की उस खातून ने कोशिश की जो कि मेमोरी स्टडी सेंटर की तरफ से लॉन्च की गई है, जिनको पैसे दिए जाते हैं। और अब तो आपको पता है कि ये जो BLA और BYC और इसके हवाले से कहानी निकली है कि औरतों की जो है वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करके खुदकुश हमले करवाए जाते रहे, और इस तरह की तकरीबकारियां कराई जाती हैं, इस तरह के मुजाहरे कराए जाते हैं। बिल्कुल, वहां पर जो वो खातून ने खुद अपना मुंह कवर किया हुआ था, लेकिन वो मेरी वीडियो बना रही थी। मैंने रेनकोट पहना हुआ था, बारिश हो रही थी, तो ऑब्वियसली मैंने तो अपने आप को कवर किया हुआ था। नॉट फेस तो मेरा कवर नहीं था, वो तो सब देख रहे थे, लेकिन वो खातून मेरी मुसलसल वीडियो बना रही थी और अपनी वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। मैंने कहा तुमने तो मुंह पे मास्क भी लगाया हुआ है, जब तुम मेरी वीडियो बना सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग एक पब्लिक प्लेस पे हो। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी। उस खातून ने मेरा सफीना, बात यह है कि जब वो काम ही ऐसा कर रही है तो मुंह तो उसको छुपाना पड़ेगा ना। जब जाहिर बात है वो रॉ का एजेंट बन के काम करेंगी तो अपना मुंह तो छुपाएंगी। वहां पर कोई जो खड़े थे वो स्टैचू थे, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनको पता नहीं था कि वो जहरी कर रहे हैं, लेकिन ये कहां पर है। जो उनके 2-3 मेन ऑर्गेनाइजर थे और एक साहब, तो पता चल रहा था कि वो प्रॉपर इंडियन प्रॉक्सी है, बल्कि इंडिया से ही उनका ताल्लुक है। वो आके सबको बताने की कोशिश कर रहे थे कि बलोचिस्तान में ये हो रहा है, बलोचिस्तान में वो हो रहा है, लेकिन जो लाइन में लगे हुए थे
वो कुछ नहीं जानते थे। जो 15-20 लोग स्टेज पे खड़े किए गए थे वो कुछ नहीं जानते थे, बल्कि मेरे कैमरे की आंख ने ये भी रिकॉर्ड किया कि वो टाइम देखते रहे कि जैसे हमें 4 आवर्स के लिए लाया गया, हमें उसके पैसे मिलेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। देखिए ये बहुत कॉमन है कि यहाँ पर जब प्रॉक्सीज रेंट पे प्रोटेस्ट लेके प्रोटेस्टर जो होते हैं वो आते हैं तो वो फ्यू आवर्स के लिए ही आते हैं। उनका काम एक डिमांड होती है, आपने कुछ बोलना नहीं है, आपने सिर्फ बैनर्स पकड़ के रखने हैं और मुंह के आगे कर लेने हैं। उनको अलाउ होता है कि आप मास्क पहन के भी आ सकते हैं। ये मैं कोई अपने से मेड अप स्टोरी नहीं कर रही हूँ, ये हकीकत है यहाँ पर बर्तानिया के अंदर। हैट्स ऑफ फॉर यू सफीना, आपने यू डिड अ ग्रेट जॉब फॉर पाकिस्तान। लेकिन बात ये आती है कि ये फितनातुल हिंदुस्तान और फितनातुल खवारिज और फितनातुल बलोचिस्तान जितने भी लोग हैं, इन सब का एक ही मंबा है और वो मेमोरी सेंटर आपको पता ही है, जिसके तहत ये बलोचिस्तान के हवाले से कार्रवाइयाँ करते हैं। और ये तमाम प्रोटेस्ट और ये तमाम पेड जो जिसे कहते हैं ना रेंट अ क्राउड के तहत ये मुजाहरे होते हैं। आप अगर देखें तो आपके सराउंडिंग में जो पाकिस्तान और बलोच स्टूडेंट्स या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कभी भी इस तरह की किसी हरकत में शामिल नहीं होते। देखिए हमारे बलोच बहन भाई बहुत पाकिस्तान से मोहब्बे वतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन इतने बड़े पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसको 10-15 लोग रेंट के प्रोटेस्टर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मकसद सिर्फ इतना सा होता है, जेन्युइन हर जगह में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर इस तरह से रेंट प्रोटेस्टर ला के आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की साख को डैमेज कर सकते हैं तो वो नहीं हो सकता। अब पाकिस्तानी जो है दुनिया में कहीं पे भी है वो बहुत ज्यादा विजिलेंट हो चुका हुआ है और वहां पर लोग नहीं जाते हैं। ये चंद लोग होते हैं जिन्होंने असाइलम लेना होता है, जो जॉबलेस होते हैं, डेफिनेटली वो बेकाऊ माल होते हैं, वो कहीं पे भी लाके खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन वहां पर क्राउड में खड़े मेजॉरिटी में लोग ना ही तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था ना ही बलूचिस्तान से था। अच्छा, आपने एक चीज बताई है कि उसमें 3-4 लोग ऐसे थे जो कि एक्सेंट से ही पकड़े जा रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तानी जो हैं, जो इंडियंस हैं, उनका एक खास लहजा होता है। वो उर्दू भी जो बोलते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तड़का वो हिंदी का और अपने एक्सेंट का लगा देते हैं। तो आपको 100% यकीन था कि उनका एक्सेंट से वो लग रहे थे कि वो इंडियंस हैं? 1 मिलियन % श्योर था, क्योंकि वो उर्दू नहीं बोल रहे थे, वो इंग्लिश बोल रहे थे, ना ही वो बलोचिस्तान की जबान बोल रहे थे। तो जब वो इंग्लिश का, उनका हमारे जो इंडियन हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेंट होता है, तो वो जब वो नौजवान जब बोलते थे तो उनके एक्सेंट से, और बाज लोग तो ना उनको उर्दू आती थी ना ही उनको बलोचिस्तान की जबान आती थी, बल्कि वो इंग्लिश भी नहीं बोल पाते थे। तो वो इससे लग रहा था कि उनका ताल्लुक किसी भी तरह से पाकिस्तान से तो नहीं है। तो वो ये स्टेज ड्रामा था, वो बदकिस्मती से मैं वहां पहुंच गई और उनका जो फ्लॉप स्टेज ड्रामा था वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। बल्कि अभी भी वो जो ऑर्गेनाइजर थी वो ट्वीट कर करके मेरे खिलाफ मुझे बताना चाह रही है कि मैं उसको हैरास कर रही थी। वो कोई अमेरिका में बैठे भी उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो मुझे टैग करके इंटरनेशनल, ये वही मेमोरी सेंटर है सफीना, ये वही मेमोरी सेंटर है, स्टडी सेंटर, जो कि बलोचिस्तान के लिए रॉ और मुसाद ने मिलकर, एक मुसाद के साबिक एजेंट ने ये सेंटर बनाया है जो पाकिस्तान के खिलाफ बलोचिस्तान के हवाले से वर्किंग कर रहा है। इसको स्टडी करें। ये वो मेमोरी सेंटर के ये प्लांटेड लोग हैं। वो खातून जो थी वो भी डेफिनेटली उसी की पेरोल के ऊपर थी। नहीं, डेफिनेटली वो जो लोग थे वो पेरोल पे थे, उनका एजेंडा वो चैंटिंग कर रहे थे। वो जब नारा बोलते थे तो उनको कहा जाता था कि आपने पीछे हमारे रिपीट करना है। देखिए, जब आप कहीं अपने किसी भी मकसद के लिए गए हो, चाहे आपके किसी से पर्सनल क्लैश हो, आपके अंदर एक जज्बा होता है, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन नजर आती है कि आपका लिंक है किसी चीज के साथ। लेकिन वो वहां पर खड़े हुए लोग डिस्कनेक्टेड नजर आए। वो स्टेज था, वो फेक था और वो पेड था। तो इसकी वजह से वो सवालात किए, वो कुछ जवाब नहीं दे पाए, एंड दैट्स इट। वो उनका सारी दुनिया ने देख लिया। EU डिसइंफो लैब ने तो भारत का रॉ का पूरा भांडा फोड़ दिया था। ये उसका एक और वर्जन है। आपने देखा कि जिस तरह जाली अकाउंट्स और मरे हुए लोगों को जिंदा करके उनसे कॉलम्स लिखवाए गए, उनसे ब्लॉग्स लिखवाए गए और अजीब व गरीब किस्म के ट्विटर अकाउंट्स थे। 780 के करीब जो अकाउंट थे वो जाली थे। बहुत सारे लोग वो मरे हुए थे, उनके अकाउंट्स को जनरेट करके दोबारा से ये काम किया गया था। EU डिसइंफो लैब के बाद ये एक और भोंडा मजाक है जो बरतानिया में किया गया। तो आप अगर देखें तो ये एक बाकायदा जिसे कह सकते हैं रॉ की प्रैक्टिस है। मैं इस चीज को इंडोर्स करती हूँ, क्योंकि उसके कुछ शवाहिद जो है वो एक दिन पहले भी हमें पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मिले। कश्मीर के नाम के ऊपर जो है वो 22 अक्टूबर को एक स्टेज, फिर मैं कह रही हूँ, रेंट प्रोटेस्ट लाए गए वहां पर और खड़े किए गए। उन्होंने भी बकायदा मेरे ऊपर अटैक कर दिया। वहां पर तो जो ऑर्गेनाइजर था वो लिटरली पेन और पेंसिल के साथ उनके नाम के साथ टिक लगाता हुआ नजर आया। आप मुझे बताएं, हाजिरी लगाते रहे,
हाजिरी लगा रहे थे। लगवाते रहे, एग्जैक्टली कि हाजिरी लगेगी, वो जो लोग जो वहाँ पे पैसे मौजूद मिलेंगे थे, फिर उनको बाद में पे किया जाएगा। तो वो देखिए, आप जेन्युइन कॉज होती है वो नजर आती है, लेकिन जब आप दुश्मन के एजेंडे पे, भारत के एजेंडे पर होते हैं, तो भारत की जबान भी सुनाई देती है, क्योंकि पैसे तभी उनको मिलते हैं जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे। अदरवाइज भारत उनको पैसे क्यों देगा? अगर वो जेन्युइन उनकी कोई कॉज होगी तो उसमें भारत उनको कोऑपरेट क्यों करेगा? तो कल ये भारत का बेचैनी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से हर महाज के जी ऊपर जी, सफारती सतह पे पाकिस्तान को जो कामयाबियां हासिल हो रही हैं और भारत को जो जूते पड़ रहे हैं ट्रंप की तरफ से और पूरी दुनिया की जानिब से, और उसके बाद तो भारत के पास कोई और मौका नहीं है सिवाय इस तरह के भौंडे किस्म के मुजाहरे करवा कर और इस तरह की चीज़ें करवा कर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करे। ये तो एक हतमी बात है कि भारत जो है बुरी तरह से सफारती सतह पे नाकाम हो चुका है, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया हुआ है। ये इसका मैं क्रेडिट जो है वो पूरी तरह से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हुकूमती क़यादत है और जो हमारी मुसल्लह क़यादत है उनको जाता है, क्योंकि ये इनके अंदर, देखिए कोई भी जो सरबराह होता है मुल्क का, जब तक उनके अंदर अपने वतन की हिफाजत का जो है जज्बा ना हो, आप किसी भी महाज पे जो है वो फतेह नहीं पा सकते हैं। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया कि दिन के उजाले में हमने भारत से जो है वो फतह पाई है, और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जो अनबीटेबल कहा जाता था कि पाकिस्तान सुपर पावर अमेरिका तक बीट नहीं कर सका, पाकिस्तान ने उनको बता दिया कि हम इनको रोक सकते हैं, बल्कि खत्म भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान गोल्डन एरा, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी जो हम चाहते थे सदियों से कि हम पाकिस्तान अपनी जिंदगियों में वो गोल्डन एरा देखें, लोग दुनिया कहे कि पाकिस्तानी सच्चे और पुरअमन लोग हैं, वो अब हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बाहर रहते हैं, कभी भी पाकिस्तानियों ने बिला वजह जाके किसी को भी टारगेट नहीं किया, हम बड़े पुरअमन से लोग हैं। लेकिन डेफिनेटली जब आप किसी की स्पेस में घुसेंगे, जब आप जाके खुद प्रोवोक करेंगे, तो जवाब देने का हक भी हमें है। ये तो इसका तो जवाब देने का हक तो हमें हमारा दीन भी देता है। तो वो प्रोटेस्टर वहां पर लाए गए थे, मैंने उनको प्रोवोक नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं किया, मैंने जेन्युइन क्वेश्चन किए, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स थे उसको पूरा किया बड़ी सॉफ्ट तरीके से। यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब सफीना, नो डाउट, हैट्स ऑफ फॉर यू। आप वन मैन आर्मी, यानी कि जिस तरह आप पाकिस्तान को डिफेंड कर रही हैं और आपने इसको एक्सपोज किया, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आपके हम और भी व्लॉग्स वगैरह देखते रहते हैं, जो एंटी पाकिस्तान सियासी जमातें भी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म थीं गुज़श्ता चंद दिनों में, और जिस तरह भारतीय प्रॉक्सीज को आपने एक्सपोज किया, हैट्स ऑफ फॉर यू। और डेफिनेटली जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी क़यादत है और पाकिस्तान की जो इस वक्त मुसल्लह क़यादत है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान का सर ऊंचा किया है, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी और काबिलियत जो है वो उनकी सोच से बहुत आगे है। अपने से 300 गुना बड़ी आर्मी और एयर फोर्स को ज़मीं बोस किया, और उसके बाद आज भी उसको जूते पड़ रहे हैं, और उसके बाद उनके वो ज़ख्म नहीं भर पा रहे, क्योंकि वो अभी भी अपने ज़ख्मों को चाट रहा है। और इसी तरह अगर हम देखे जाएं कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो पाकिस्तान के लिए डट खड़ा हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, आप जैसे लोग मौजूद हैं, और डेफिनेटली वो पाकिस्तान के हवाले से कोई इस तरह की साजिश होती देख नहीं सकते। देखिए, मुझे एक चीज से हमेशा शिकायत रही है, लोग कहते हैं कि सकीना आप इनसे इंडल्ज मत हो। मेरे जो क्लैन के लोग हैं, हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर, हमारा काम ये नहीं होता दूसरों के साथ जाके लड़ना। मैंने कहा हमारा काम सवाल करना तो होता है ना। मैं कैमरामैन नहीं हूँ, वो वहां पर जाके जो है आराम से फुटेज बनाओ और घर आ दो, वो तो कोई भी कैमरामैन कर सकता है। फिर हम जर्नलिस्ट वहां क्या करने जा रहे हैं? हम रिपोर्टिंग किस चीज की करने जा रहे हैं? हमारा काम है सवाल करना। अगर हम सवाल करते हैं उसके बाद मैं सिर्फ ये इसलिए डर जाऊं कि वो मेरे पे अटैक कर देंगे, मुझे वर्बल अब्यूज करेंगे, तो फिर मैंने कहा मुझे घर बैठ जाना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि हमारे तमाम पाकिस्तानियों को विजिलेंट होना चाहिए। हम किसी को प्रोवोक नहीं कर रहे हैं। अगर हमें कहीं पे भी किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कलर में हम हैं पाकिस्तानी, जहां पर भी हैं, लॉजिक के साथ तो सवाल रखने का हक तो हमारे पास है ना। आगे अगर दूसरे के पास उन सवालात के जवाब नहीं है तो डेफिनेटली वो अपना टेम्परामेंट लूज करेंगे। लेकिन उसका टेम्परामेंट लूज होता हुआ देख के मैं बैकफुट पे नहीं जा सकती हूँ। मेरे सामने जो शख्स खड़ा होगा, अगर वो जिस टेम्परामेंट में बात करेगा, मैं उसे इसी टेम्परामेंट के साथ जवाब भी दूंगी। यही तो खूबी है सहाफी की कि उसके मुंह से सच उगलवाए, चाहे वो उसके बिहेवियर के जरिए हो, चाहे उसके गुस्से की सूरत में हो, या फिर उसके जवाब की सूरत में हो। मैंने कहा ना कि मेरे पास तो सिर्फ मेरे अल्फाज ही हैं जो मैं यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि कोई मेरे पे वर्बल अटैक कर रहा हो, कोई मेरे साथ एग्रेसिव हो रहा हो तो मैं जी करके वहां से पतली गली से निकल जाऊं। ये मेरी नेचर का हिस्सा नहीं है। मैं कोशिश नहीं कर सकती जिस तरह से हमारे
पिछले स्टेरियोटाइप हमारे जर्नलिस्ट करते आए हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से बीइंग अ पाकिस्तानी, जब कभी भी कोई भी पाकिस्तान को गाली देता है, हमारी मुसल्लह फौज को गाली देता है, तो वो फिर मेरा रिएक्शन आता ही आता है। चलिए, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट एक बड़ा मुश्किल टास्क था जो कि आपने अंजाम दिया, और इस तरह के लोगों से डील करना बड़ा वाकई में मुश्किल काम है। थैंक यू वेरी मच सफीना खान साहिबा, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया और आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहीं। नाज़रीन, हमने लेना यहाँ पे वक्फा, उसके बाद हम अपने अगले गेस्ट के साथ दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान को एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स के हवाले से। जाहिद महमूद साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान को इस वक्त दो तरफा मसाइल दरपेश हैं। इंटरनली जो हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी हो रही है, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज। उसके बाद हमने देखा भारत की जानिब से दिवाली पर अभी दीवाने का ख्वाब देखता हुआ मोदी दोबारा INS विक्रांत पे पहुंचा। ये वही प्राइम टारगेट है जो कि हमने 10 मई को और 6-7 मई के बाद लॉक कर लिया था, वो दुम दबा के लेके भागे थे। अभी वो कहते हैं सरक्रीक का रास्ता कराची से होता हुआ आता है, यानी कि वो पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी परसों जो बयान दिया उसमें उसने कहा, मोदी को मैंने कहा नो मोर वॉर। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स हैं वो दोनों इंडिया से ही मुंसलिक हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए राणा साहब, इंडिया एक मेजर फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। आई मीन, अफगानिस्तान का जो एरिया है, जो अफगानिस्तान की चीजें एप्लीकेशन है वो है। फिर आपको बलूचिस्तान के अंदर थोड़े से एलिमेंट्स इंटरनल भी नजर आते हैं, वो फैक्टर्स जो डायरेक्ट आई मीन के एज अ प्रॉक्सी वॉर वहां पे कर रहे हैं जी। और ऑफ कोर्स एक फ्रेंचाइजीज का फिर लिंकेज इंडिया के साथ जरूर है, लेकिन देयर आर फैक्टर्स इनसाइड बलूचिस्तान, वो थोड़े से लिटिल डिफरेंट है। फिर इंडिया इटसेल्फ डायरेक्ट फैक्टर भी है जी, तो डायरेक्ट भी है अफगानिस्तान से, इनडायरेक्ट भी है। और अफगानिस्तान के अंदर जो फ्रेंचाइजीज है वो जब उन्होंने क्लाइंट का रोल अपनाया तो एक सिनर्जी क्रिएट हुई, और इस सिनर्जी को क्रिएट करने में अनफॉर्चुनेटली तालिबान का जो इंटरम सेटअप है, आई मीन जो तालिबान रजीम है इन काबुल, वो भी एक रोल अदा कर रहे हैं जी। अभी जैसे पानी की आप मिसाल देख लें कि जैसे पानी को वेपनाइज किया इंडिया ने, तो साथ ही अभी आजकल भी आप खबरें सुन रहे होंगे कि जी उन्होंने अखुंजादा साहब ने ऑर्डर्स किए हैं कि बहुत जल्द आप जल्द से जल्द जो है वो काबुल रिवर के ऊपर। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के इंटरम वो भी इंडिया सपोर्ट के साथ वो एक डैम बनाने की बातें कर रहे हैं। देखिए ना, वो इंडिया के जब तक वो अपना रिटोरिक नहीं करेंगे अफगानिस्तान वाले कि जी हम पानी रोकेंगे, तो इंडिया उस वक्त तक फंड नहीं देगा। जब तक फंड नहीं देगा तो इनकी मशीन कैसे चलेगी? आसिम, लेट मी मेक अ वन लाइनर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इट इज ऑल इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू टेररिज्म। ट्रू। वहां पे और अभी देखे ना, अफगानिस्तान में कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी तो हो नहीं रही, तो उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। इंडिया को ऑलरेडी क्लाइंट की एक क्लाइंट की जरूरत थी कि जो अवेलेबल हो उसको, बीइंग दी स्पॉन्सर, तो उसको अफगानिस्तान के इंटरम सेटअप में वो मिल गया। सर, मर्सनरीज की जरूरत थी, जिस तरह अजीत डोवाल ने बोला था, और उसी का डॉक्ट्रिन हम देख रहे हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी बिल्कुल, उनको और मिल गया, और इजीली मिल गए हैं। वहां पे बस हमारी असल में जब हम तालिबान के बारे में या अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बात करते हैं, आज भी मैं एक अफगान स्टूडेंट से मिल रहा था एक यूनिवर्सिटी में, वो अफगान है, वो बेचारा अनसर्टन था अपने फ्यूचर के बारे में, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ही वाज क्वाइट प्रिटर्ब्ड। और पाकिस्तान में वो डिग्री कर रहा था, तो उसको मैंने कहा जी आप अपनी तालीम जारी रखिए, क्योंकि पाकिस्तान की सपोर्ट जो अफगानिस्तान लोगों के लिए, वो तो खुद विक्टिम बन गए, तो वो तो अपने दुश्मन हुए होंगे। तो पाकिस्तान जो हम कहते हैं ना जी हमारी दोस्ती का ख्याल रखते, लाज रखते, पीपल ऑफ अफगानिस्तान देमसेल्व्स आर विक्टिम ऑफ दिस जो तालिबान का वहां पे सेटअप है जी, जो तालिबान रजीम है। यस, लेट मी कन्फेस, जब हम तालिबान रजीम के बारे में कमेंट करते हैं तो वो कहते हैं ना कि वो थोड़ी सी धूल फिर अपने चेहरे पे भी नजर आती है कि हम इतने नाइव थे कि हम इनको सही रीड ही नहीं कर सके। बट वी वर नॉट सपोर्टिंग द तालिबान, ये याद रखिएगा आसिफ राना साहब, या किसी एक फैक्शन को। हम पीपल ऑफ अफगानिस्तान के लिए पहले मुजाहिदीन को सपोर्ट करते रहे विद दिस होप कि स्टेबिलिटी आएगी जो हमारी स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान इनस्टेबल रहेगा जब तक अफगानिस्तान में मेस रहेगा, ये लेट देयर बी नो डाउट, ये एक कंक्लूजन है कि अफगानिस्तान में जब तक मेस रहेगा
پاکستان انسٹیبل رہے گا. پاکستان کی جو لنکیج ہے ود دا BRIs اینڈ ود دی اکنامک پراسپیرٹی آف دا ریجن وہ ہیمپر ہوتی رہے گی. سر اس میں میں سوری ٹو کٹ یو ڈاؤن, بیچ میں 2-3 اینگلز ہیں جو کہ اسٹڈی کرنا اور ان کے لنکیج کو دیکھنا بہت ضروری ہے. چائنیز انجینئرز کو, چائنیز لوگوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کرتا ہے یہ افغان طالبان کے دہشت گرد BLA یا پھر وہ جو خارجی ہیں وہ سارے افغانستان کے ذریعے سپورٹڈ ہیں, انڈین پراکسیز ہیں مان لیا جائے, لیکن یہی چائنیز جب افغانستان میں کام کرتے ہیں ان کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا. چائنا کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے, جو پیسہ وہ افغانستان کو دے رہا ہے, جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, انڈیا تو ڈیفینیٹلی دہشت گردی کے لیے دے رہا ہے, ٹھیک ہے, امریکہ بھی پیسے دے رہا ہے. امریکہ اس وقت ہمارا اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سائٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہے اور پاکستان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ان کے پیسوں کا, ان کا جو سپلائی لائن ہے اس کو کاٹا جائے, چائنا سے بھی بات کی جائے. دیکھیے عاصم صاحب, اس کو نا یہ جب ایک فلو آف اکنامکس جو ہوتا ہے یا فلو آف جو منی ہے یہ کہیں نہ کہیں جاری رہتا ہے. امریکہ دیکھیں they were fighting against طالبان. 20 سال کے بعد شکست ان کو ہوئی ہے جی, let us confess شکست ہوئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ خود رسپانسیبل ہو, شاید ایک کنٹرول کیاس کو اسی حد تک رکھنا چاہتے تھے. اب جو اس کے ایک 7 ارب کا جو اسلحہ وہاں پہ $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے, تو عاصم آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی نارمل وڈرال تھا, یہ نیٹو کا وڈرال تھا. That was a deliberate affair, جسے کہہ سکتے ہیں نا, ڈیلیبریٹ تھا یہ سارا کچھ. جی بالکل اٹ از ڈیلیبریٹ. ابھی اگر اس کو ہم بھی ملٹری میں رہے ہیں, وی ہیو بین اے پارٹ آف پروفیشنل ملٹری. جب خدا نہ خاصا آپ کو پوسٹ یا کوئی لوکیشن ابنڈن کرنی پڑ جاتی ہے یا آپ کو وڈرا کرنا پڑ جاتا ہے, یس ہو جاتا ہے وار کے بیچ میں, تو جو اکوپمنٹ آپ لے جا سکتے ہیں وہ لے جاتے ہیں, جو نہیں لے جا سکتے وہ یو ڈسٹرائے دیٹ اکوپمنٹ, یو ڈونٹ لیو ان دی ہینڈز آف اینیمی. یہ تو چلے وار, یہ وار نہیں بھی تھی تو وہاں پہ کس لیے چھوڑ کے جا رہے تھے. جو افغان نیشنل آرمی انہوں نے کریٹ کی تھی, جس کا میں شروع سے 2014 میں جب انہوں نے اسٹیبلش کی تھی, تو میں اس وقت بھی ان کو کہتا تھا کہ راتوں رات ملٹریز نہیں بن جاتی, ملٹریز بنتی ہے کلچر سے. یہ نہیں ہوتا کہ جی آج سے آپ بریگیڈیئر ہیں, آپ کرنل ہیں, آپ سپاہی ہیں, آپ نائب صوبدار ہیں یا سارجنٹ ہے, اس طرح ایسے ہوتا نہیں ہے وہ. اور افغانستان کی ایک نیچر ہے, وہ اپنے کلان کے جو لیڈر ہے, جو ٹرائب کا ان کا لیڈر ہے یا جو ٹرائب, وہ آرڈر وہ وہاں سے لیتا ہے, وہ کابل سے نہیں لیتا, وہ آئین سے نہیں لیتا. وہ کہتا ہے جی جو میرے ملک نے کہہ دیا یا جو میرے استاد نے کہہ دیا یا جن صاحب. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پراکسیز کا سلسلہ افغانستان کے اندر ہے, پاکستان کے اندر جو بھیجی گئی ہیں, جو تشکیلیں آتی نہیں, پاکستان نے بڑا اپیرنٹلی ہم نے دیکھا سوئفٹ ایکشن کرتے ہوئے بہت ساری تشکیلوں کو تباہ و برباد کر دیا, ایون سرنگیں ٹنلز نکلی ہیں. 25 تاریخ کو جو ترکیہ میں مطلب یعنی کل کی بات آ جاتی ہے, جو مذاکرات ہوں گے طالبان کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کے لیے یہ آسان کام ہوگا کہ وہ ڈسمنٹل کریں اس پراکسیز کے نیٹ ورک کو جو پاکستان کے خلاف وہاں پہ بیسز بنائی گئی ہیں؟ دیکھیں they will try to justify کہ یار یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان لوگوں کو کہیں گے جی وہ ڈسپلیس لوگ ہیں, ہم ان کو یوز نہیں کر رہے. اور نمبر 3, وہ مانیں گے کچھ حد تک کہ جی یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, they have the tacit approval to what the TTP is doing. Let there be no doubt. مجھے یہ بتائیں نا, جو خواتین کے اوپر سختیاں کرنی ہیں, اسکولز توڑنے ہیں, ختم کرنے ہیں, ان پہ تو ان کا کنٹرول ہے. جو میڈیا کے اوپر قدغن لگانی ہے, آوازیں دبانی ہیں, ان کے اوپر کنٹرول ہے. جو فائنینشیل لائنز ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہے. پاپی کراپ کے اوپر آپ کا مکمل کنٹرول ہے. تو ان کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. اچھا لیٹس ازیوم, آصف مان لیتے ہیں کہ جی آپ کا کنٹرول نہیں ہے ان کے اوپر, آپ ول تو شو کریں نا, آپ کنڈیم تو کریں, آپ مانیں یار ہماری کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہو, ریجنل پلیئرز کو کہو کہ ہماری کیپیسٹی کیپیبلٹی بڑھائے, ہم ان کو روکتے ہیں, ان کو چیک بیٹ کرتے ہیں. یا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے, آپ نے کیا کیا کہ جب 2021 میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان کے, صحیح یا غلط کی بحث میں جائے بغیر کہ کس نے آباد کیے کس نے وہ, تو افغانستان کے طالبان نے کیا کیا, میکسیمم انہوں نے کہا جی کہ TTP اور پاکستان کے یہ جو ایلیمنٹس یہ بیٹھ جائے اکٹھے مذاکرات کر لیں, اینڈ دیٹس اٹ. انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوٹی ختم ہوگی. ایسے ہو نہیں سکتا. کل سے نہیں, آپ کو فائنینشیل سپورٹ آپ ان کو دے رہے ہیں, آپ نے ان کے وظیفے, ان کی سرکاری یعنی جو بھی طالبان رجیم ہے اس نے باقاعدہ وظیفے رکھے ہوئے ہیں, ان کو سپورٹ دی ہوئی ہے, ان کو ویپنز دیے جا رہے ہیں, ان کو بیسس کے لیے جگہ دی جا رہی ہے, تو اس سے بڑی اور سپورٹ کیا ہوتی ہے جنرل صاحب؟ آصف جی جو کہاوت ہے نا کہ there is no free lunch, there are no free lunches, یہ سب پہ ایک جیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف امریکہ میں ہوتا ہے یا جو بھی
उनकी कहावत है, इट इज एन इंटरनेशनल एस्टेब्लिश फैक्ट कि आप ऐसे नहीं करते कि आप कहना, देखिए ना, अब अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर्ड सेटअप नहीं है काबुल के अंदर। ये चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये बाय प्रोडक्ट है वॉर का। हमारी बैड पॉलिसीज है जो हम सफर कर रहे हैं, या बैड पॉलिसीज कह लें, या वो पॉलिसीज हमारी सही इंप्लीमेंट नहीं हो सकी, हम उसको फॉलो कर ही नहीं सके, हम एक्चुअली कंसीव नहीं कर सके इस एंड स्टेट को कि ये किस तरफ से कैसे निकल सकती है हमारे हाथ के अंदर से चीजें, और हमारा भी कोई, हम उन पे कंट्रोल नहीं करना चाहते थे। अगेन आई विल रीइटरेट कि हम पाकिस्तान बेसिकली एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। अफगानिस्तान अब देखिए 1979 ऑनवर्ड तो हम भी देख रहे हैं जी, हमने अपने सोसाइटी का सोशल डिक्लाइन भी देखा है, सोशल फैब्रिक को भी तबाह होते देखा है। चले वॉर, इकोनॉमिक्स, हम फिगर्स में सर आपका हीरोइन कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर और बेहयाई के तमाम जिसे कह सकते हैं ना जो लिमिट्स थी, वो इनके आने से हमने क्रॉस होती हुई देखी। और अनफॉर्चुनेटली यूज किस चीज को किया? शरीयत को। मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली 45 इयर्स हमने सफर किया, इस कौम ने सफर किया, लेकिन इनको अपने दिलों में जगह दी। लेकिन अब बात कमिंग बैक टू इंडिया, जो आईएनएस विक्रांत पे मोदी साहब खड़े होते हैं और दिवाली की तकरीब मनाते हैं, उस दिवाली के लिए तो पाकिस्तान ने भी इंतजाम किया हुआ था 10 मई तक उनके लिए, और विक्रांत को वो लेके भागे थे। अभी भी वो आएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा प्राइम टारगेट जैसे राफेल था, प्राइम टारगेट हमारा विक्रांत ही है। आसिफ देखिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 वॉर्स सिनेरियो के बावजूद वो लेट्स से कि जी उन्होंने अज्यूम, हम ये कर लेते कि उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया इसका इफेक्ट। पाकिस्तान इज बैलेंस्ड। पाकिस्तान ये चीजें कब से वॉर गेम करके बैठा हुआ है जी। मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए, पाकिस्तान में भी 90% लोगों को जो पाकिस्तान का रिस्पांस गया है इन द फॉर्म ऑफ बुनियानुल मरसूस, और जिस स्पेक्ट्रम पे और जिन फील्ड में रिस्पांस गया है जी, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान इस डोमेन में, पूरी दुनिया हैरान है सर, पूरी दुनिया हैरान है, नो डाउट। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, दुनिया तो हैरान ही हैरान है, हम खुद पाकिस्तानी हैरान है जी। लोगों को पता ही नहीं था बाहर, जो मिलिट्री को नहीं जानते, मिलिट्री के अंदर भी कई लोग सरप्राइज हो गए कि अच्छा पाकिस्तान ने इतनी तैयारी की है। तो पाकिस्तान अब उस तैयारी से भी, आसिम आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली टेल यू कि उससे भी बहुत आगे चला गया। दैट वाज 15-20% ऑफ आवर कैपेबिलिटीज, मैनिफेस्टेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। पाकिस्तान हैज गॉन फॉरवर्ड। पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी to take this pain to the deeper areas into India जी। ये दर्द अब ये दर्द की गेम है ना, अगले जो जंग है ये दर्द की जंग है कि आप कितना दर्द बर्दाश्त कर सकेंगे। पूरी कौम अब वो खत्म हो गई कि ये सोल्जर्स ने सिर्फ बर्दाश्त करनी है, और कितना दर्द और तकलीफ और पेन आप दूसरे को दे सकते हैं। पाकिस्तान इज रेडी टू टेक द पेन, एंड इंडियन पीपल, अडानी और अबानी वाला इंडिया जो है ना, वो उसकी तैयारी कर ले कि ये पेन उधर तक जाएगा। और आपने रिसेंट पास्ट में देख लिया है, पाकिस्तान कोई ह्यूबरिस्टिक बातें नहीं करता जी। हमारा मीडिया पे मैं बैठा हूं, आज बात कर रहा हूं विद ऑल माय सिंसियरिटी, मैं 2 अरब लोग जिस रीजन के, उनकी सिंसियरिटी में, उनकी लाइफ और उनकी गुड विशेष, उनके लिए गुडविल के लिए मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि इंडियन पॉलिटिकल टेररिस्ट आर प्लेइंग विद द डेस्टिनी एंड लाइव्स ऑफ 2 बिलियन पीपल ऑफ दिस रीजन। वो सबसे बड़े इंडिया के अपने दुश्मन है। पाकिस्तान की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, और मिलिट्री का तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूं, दे आर सीरियस व्हाटएवर दे आर सेइंग, और उन्होंने प्रूव किया है रिसेंट पास्ट में बुनियानुल मरसूस में जो आपने चीजें अनाउंस की हैं, 100% दोज वर अचीव्ड इन अंडर इवन सुपीरियर प्रेशर्स। बहुत प्रेशर्स है पाकिस्तान के कि आप उस तरह का रिस्पांस ना करें, इनको फेस सेविंग देंगे। तो ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को जो जूते इंडिया मार रहा है ट्रेड वॉर के बीच में, तो आपका क्या ख्याल है कि ये अमेरिका मार रहा है? तो ये अमेरिका ने अपनी प्रेशर बिल्ड किया, ये प्रेशर बिल्ड हुआ है उस बुनियानुल मरसूस के नोशन ऑफ विक्ट्री से। रशियन तेल के ऊपर तो घुटने टेक दिए मोदी ने, रशियन तेल खरीदने के ऊपर तो मोदी ने घुटने टेक दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। और अब वहां पर जो वो बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमाते थे, सस्ता तेल खरीद के दूसरों को बेचते थे, अब तो उनकी इकोनॉमी को लाले पड़ गए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो जो जीता था, इंडिया के अंदर इनको अब जूते पड़ रहे हैं जी। तो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक माइंड है, आप कोई भी कमेंटेटर सुन लें जो इन्होंने कमेंट्री की है, वो यही कंपैरिजन कर रहे हैं कि रशियन जो तेल था जिसका एडवांटेज अब बहुत कम उनको रह गया था, 5% तो इनके डिवैल्यूएशन हुई है जी इस पीरियड के बीच में, मोर देन 5% उनके रुपये के बीच में जी। तो वो कह रहे हैं कि इस तेल का हम कंपैरिजन कर रहे हैं जो हम ट्रेड कर रहे हैं अमेरिका के साथ, तो ट्रेड करके दे आर अर्निंग लॉट मोर देन व्हाट दे वर सेविंग फ्रॉम द ऑयल। और ऑयल का भी उन्हें जब देखा
ہے تو کمیلین اسٹیٹ نا کہ جی ابھی یوکرین نے ان کے آئل ٹارگٹس بھی لینا شروع کیے ہیں, وہ ریڈیوس بھی کرنے جا رہے ہیں اپنی سپلائیز کو. تو ان کی یہ جو دوستی سٹینڈ, وہ جو ایس سی او کے سٹیج پہ آپ نے ڈرامے دیکھے تھے, دے آل ہیو گون. دیر آر سیریس پریشر. سر آسیان کے اجلاس سے بھی مودی فرار اختیار کر گیا, ویڈیو لنک میں شامل ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو وہاں پہ امید تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو اس کا سامنا نہیں کر سکے گا اور اس کی باتیں نہیں برداشت ہوں گی, کیونکہ وہ تو جوتے مار رہے ہیں ان کو. جی بالکل, وہ اور اس کا فائدہ وہ ہماری کریٹ کی ہوئی سچویشن سے لے رہے ہیں. اٹ از the notion of victory of the بنیان المرصوص which has brought this environment for America. وہ پورا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. But having said that, عاصم صاحب, بات اس طرح ہے کہ I will repeat once again for your viewers کہ پاکستان ملٹری از بیلنس. پاکستان ملٹری رسپونڈ بھی کر سکتی ہے, بٹ جو تھریٹ خاص طور پہ بلوچستان میں ہے, کے پی کے میں ہے, چونکہ اس کے ساتھ اور سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بھی مل گئی ہیں, ایک سینرجی کریٹ, اس سینرجی کو توڑنا ہے. اس سینرجی کو آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ وہ آپ توڑیں گے, وہ ایسے ہی توڑ سکتے ہیں کہ آپ ہول آف اے نیشن انٹرنل فرنٹ, آپ نے بات چاہے بڑا ہندوستان ہو چاہے چھوٹا ہندوستان ہو, افغانستان کی شکل میں پاکستان کو سبق سکھانا آتا ہے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بات پاکستان کی سالمیت کی ہو تو پاکستان کا ہر شہری, بوڑھا اور جوان, مرد و زن, اس قوم کو ہم یوں ہی دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. میں چاہوں گا اجازت, اللہ نے کے بعد.